ओके, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया में नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ये भी दो टाइप के हो सकते हैं, ऑक्सीजनिक फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया एंड एनऑक्सीजनिक फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ओके, पीबी मैंने फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, पीबी, ठीक है, इसके लिए शॉर्ट फॉर्म यूज किया है यहां पर। ओके, इतने तो स्मार्ट आप लोग हो। ओके, ऑब्वियसली अब तक देख चुका हूं मैं, ठीक है, देखने की बजाय ज्यादातर सुन चुका हूं मैं आप लोगों को। ओके, तो ये आप आसानी से समझ जाएंगे। तो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजनिक का मीनिंग कोई बताएगा बेटा? Which uses oxygen. नहीं, जो ऑक्सीजन बनाएगा। यस, ऑक्सीजन बनाएगा, वेरी गुड, ठीक है। तो दोज फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया मतलब दोज बैक्टीरिया जो फोटो ऑटोट्रॉपिक होंगे और जब वो लाइट सनलाइट की हेल्प से अपना फूड सिंथेसाइज करेंगे, ठीक है। फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया का मीनिंग क्या हो जाता है? दोज बैक्टीरिया which prepare their own food with the help of सनलाइट। फोटो का मतलब है लाइट, सनलाइट के हेल्प से। अब इसमें भी दो कैटेगरी हमने बना दी, ऑक्सीजनिक एंड एनऑक्सीजनिक। तो सच टाइप के फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया दोज इवॉल्व ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इवॉल्व मतलब रिलीज करना, रिलीज ऑक्सीजन गैस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो जब ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, फूड प्रोड्यूस कर रहा है लाइट की हेल्प से, तब ये ऑक्सीजन को भी इवॉल्व कर रहा है साथ में, तो हो जाएंगे ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और इसका फिर अपोजिट हो जाएगा एनऑक्सीजनिक। ओके, मतलब सच टाइप के फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया दोज do not evolve, it means do not release oxygen during photosynthesis। ओके, तो दोस टाइप के फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, जो फोटोसिंथेसिस तो करेंगे लेकिन ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं करेंगे, डू नॉट इवॉल्व ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। गेटिंग क्लियर है बेटा सबको? किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, सिंपल सा है। फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया मतलब जो फोटो मतलब लाइट की हेल्प से फूड बनाएंगे, वो फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। फिर दो कैटेगरी है, ऑक्सीजन इवॉल्व करेंगे, ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि प्लांट फिर ऑक्सीजनिक होते हैं या एनऑक्सीजनिक होते हैं इस रिस्पेक्ट में, तो क्या बोलोगे आप? Oxygenic. ऑक्सीजनिक। ऑल प्लांट्स आर ऑक्सीजनिक, क्योंकि ऑल प्लांट फोटोसिंथेसिस शो करते हैं और उसमें क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन इवॉल्व करते हैं, है ना। हम कहते हैं ना हमारे पास में प्लांट हमसे
CO2 हम प्लांट को देते हैं, प्लांट वो CO2 लेता है और कार्बोहाइड्रेट मतलब लाइट की हेल्प से फोटोसिंथेसिस करेगा और ऑक्सीजन इवॉल्व करेगा। ठीक है, तो प्लांट्स ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, लेकिन बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस शो करेंगे, ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया, वो दो टाइप से फोटोसिंथेसिस करते हैं। कुछ बैक्टीरिया नॉर्मल, जैसे क्लोरोबियम, एक एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूं यहां पर, तो क्लोरोबियम बैक्टीरिया, मेरी आपको वहां पर एग्जांपल दे सकते हैं, बट सिंपल सा एक एग्जांपल जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्लोरोबियम नाम से क्लियर है, क्लोरो मतलब क्लोरोफिल। ठीक है, तो क्लोरोबियम बैक्टीरियम एक हमने ले लिया, या फिर कोई भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियम को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसी रिएक्शन होगी उसमें, तो जैसी फोटोसिंथेसिस में रिएक्शन होती है सच टाइप की रिएक्शन होगी। 6CO2 12H2O, ठीक है, सनलाइट की हेल्प से मतलब H न्यू लिख सकते हैं आप, एनर्जी ऑफ फोटोन। ओके, हायर स्टैंडर्ड में हो आप लोग, अब सनलाइट की बजाय अगर H न्यू लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि एनर्जी ऑफ फोटोन E इज इक्वल टू H न्यू होता है, प्लांक कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। सर फिर हाँ बोलो बेटा, कौन क्या बोल रहा है? सर कोई इन करने को बोल रहा। ओके, रूपाली है और तन्विका है। ओके, तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में भी प्लांट के जैसा फोटोसिंथेसिस होगा। तो जो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है वो वाटर का यूटिलाइजेशन करते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना है यहाँ पर। ओके, वाटर अगर यूटिलाइज हुआ तो ऑक्सीजन इवॉल्व होता है। ओके, तो वाटर, तो यहां पर बनेगा कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन रिलीज होगा और यहां पर फिर से वाटर बच जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि आप हमेशा फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को ऐसा रिप्रेजेंट करो, आप इसको इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। NCO2 to NH2O, then H न्यू और क्लोरोफिल, फिर CH2O whole N प्लस O2 जो सिंपलेस्ट फॉर्म में है क्या? NO2, इसको यूनिट रिएक्शन बोलते हैं बेटा, सिंपलेस्ट फॉर्म है यूनिट रिएक्शन। H2O N, कोई बता सकता है हमने कैसे सिंपल किया इसको? किसी को पता चल रहा है कैसे सिंपल किया? सिक्स से डिवाइड करके मतलब एक वेरी गुड, वेरी गुड। जितने भी स्टूडेंट्स ने बोला है एक्यूरेट बोला है, बराबर है, सबका करेक्ट है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, 6 को हमने n कंसीडर कर लिया है। ओके, तो जहां जहां पर 6 कॉमन निकल सकता है, हमने देखा यहाँ पर कि पूरे सभी जो मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं हमको, सब में 6 से डिवाइड कर सकते हैं हम। ओके, 6 के मल्टीपल के फॉर्म्स में ही है हर कोई।
इसलिए हमने n इज इक्वल टू 6 ले लिया, सबसे जो है वो मिनिमम जो कॉमन निकल सकता है 6 वहां पर हमने ले लिया वहां पर। तो कॉमन हमने निकाल लिया यहाँ पर 6, n की वैल्यू 6 रखी और इसको सिंपल कर दिया। अब आपके सामने बहुत ही सिंपल है, और इवन जब हम प्लांट में फोटोसिंथेसिस, आपको प्लांट फिजियोलॉजी जब हम पढ़ेंगे ना बेटा, तो प्लांट फिजियोलॉजी में आपको फोटोसिंथेसिस टॉपिक है, और फोटोसिंथेसिस टॉपिक में ये डायरेक्टली इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अगर कोई प्लांट ने, वहां पर हम साइकिल्स पढ़ेंगे, केल्विन साइकिल्स वगैरह, तो वहां पर बोला जाएगा कि 3 ही केल्विन साइकिल चले, 3 ही CO2 फिक्स हुए, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। ओके, तो आपको बस n इज इक्वल टू 3 रख देना है, तो क्या बनेगा C3H6O3। ओके, तो फिर वहां पर फिर वो 3CO2 से रिलेटेड कौन सा प्रोडक्ट बनता है, तो फिर हम उसको और एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, कि वहां पर 3PGA बनेगा, 3PGAL बनेगा, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3-फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड, ऐसे नाम देंगे फिर हम उन कंपाउंड्स को। ओके, तो अगर ये क्लियर हो जाता है आपको, ये पढ़ते पढ़ते आपको ये दिखना चाहिए। आप जब फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन देखते हैं तभी आप ये देख सकते हैं, ये चीजें आपको ऑब्जर्व करते आना चाहिए, क्योंकि अगर जिसको ये पहले ही मेरे बताने के पहले ही ऑब्जर्व करना जिसने सीख लिया, समझ लो उसने जो है वो आगे के भी जो है वो टॉपिक का कुछ ना कुछ कंसेप्ट सीख लिया है। इसलिए मैं बोलता हूँ आपको कि केवल आपको लिखना नहीं है, ठीक है, जब भी कोई चीज पढ़ाई जाती है तो उसमें कुछ आपको और कुछ ढूंढना है उसके अंदर, क्या इसमें और क्या एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो अगर आपको अगर मैरिट में आना है, आपके पास में सफिशिएंट टाइम है, 11th और 12th सफिशिएंट टाइम है पूरा बहुत अच्छे से पढ़ने का, हर एक चीज को बहुत ही डीपली खंगाल खंगाल करके हर एक के डाउट पूछने का बहुत टाइम है आपके पास में, ठीक है। हम हड़बड़ी में नहीं पढ़ेंगे, क्लियर, ऐसा नहीं कि अरे आज के दिन ही खत्म कर देते टॉपिक। खत्म करना, मैंने आपको बोला भी है, खत्म करना हो तो हम 1 महीने में पूरा 2 साल का सिलेबस पढ़ा देते, ठीक है, क्लियर। क्रैश कोर्स के स्टूडेंट, उनकी एग्जाम अभी बाकी है, उनका सिलेबस बहुत पहले खत्म हो चुका है, ओके, उनके भी ऑनलाइन क्लासेस से उनका सिलेबस कंप्लीट हो गया। पहले उनकी ऑफलाइन क्लासेस थी, स्टार्टिंग में 10-15 दिन उनकी, 15 दिन उनकी ऑफलाइन क्लासेस चली, फिर उसके बाद में लगभग 20-25 दिन उनकी ऑनलाइन क्लासेस चली, तो 11-12 दोनों का सिलेबस कंप्लीट हो गया उनका आज में। तो आपको तो 11 का ही सिलेबस पढ़ना है 11th में। बहुत सारे लोग 11 का सिलेबस इतनी जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं कि वो 12 जल्दी पढ़ लेंगे, ठीक है, 12 बोर्ड की एग्जाम है। अरे आपको बायो में 50% मतलब 90 में से 45 क्वेश्चंस आपको नीट में बायो के 11th के सिलेबस के आने वाले हैं, और आप 45 क्वेश्चंस को ही आप जल्दी जल्दी में खत्म कर दोगे, और वो जो 11 का पोर्शन है वो आपका बेसिक बनाएगा 12 के पोर्शन का, तो आपको फिर 12th में भी डिफिकल्टी आएगी, उनको भी अलग से पढ़ना पड़ेगा, सारी चीजों को रटना पड़ेगा हर चीज को, ठीक है। और वहां पर अगर आपने 45 क्वेश्चन वहां के सॉल्व भी कर लिए और इधर के 8-10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए तो सिलेक्शन नहीं होने वाला, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसलिए जितना अच्छे से डीप में पढ़ोगे, जितना इजीली, आपको जो चीज नहीं समझ में आता है पूछो, दोबारा पूछो, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि अगर यहाँ पर क्लियर नहीं किया पॉइंट को तो फिर वो आपको 12th में भी तकलीफ देगा, ओके, वो आगे भी आने ही वाला है। जो हम ये जो टॉपिक में आपको स्टार्ट करवाता हूँ, वो टॉपिक आप जब पढ़ते हैं तो वो टॉपिक का ये समझ करके चलो कि नेक्स्ट आपके कुछ फ्यू टॉपिक्स में वो 11th में ही आने वाला है या फिर 12th में आने वाला है, ठीक है। उसी तरह का अरेंजमेंट लेकर के चलते हैं ताकि आपको आगे आने वाले टॉपिक में आसानी हो, ये ध्यान रखो बेटा। सर, तो हाँ बोलो बेटा। सर ये ऑक्सीजन कहाँ से इवॉल्व करेंगे? ऑक्सीजन कहाँ से इवॉल्व करेंगे मतलब सेंस पूछने का, मतलब प्लांट्स में जो करते हैं। हाँ वैसे। गुड 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 गुड। बेटा एक्चुअल में क्या है ना कि प्लांट एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है तो फिर वहां पर कुछ चीजें स्पेसिफिक हो जाती हैं, जैसे कि हमारे पास में बाइल जूस कौन रिलीज करेगा? लीवर। क्या पेनक्रियास बाइल जूस रिलीज कर सकता है क्या? नो। नहीं। हाँ गुड, ठीक है। तो मतलब हमारे पास में स्पेसिफिक टिश्यू बन गया, और क्या पूरा लीवर का पार्ट नहीं बनाता,
लीवर का एक पर्टिकुलर टिश्यू जो है वो बनाते हैं, राइट और लेफ्ट साइड के कुछ कुछ टिश्यू होता है जो बाइल जूस सिक्रीशन करता है। ओके, तो जैसे हम मल्टी सेलुलर है, कॉम्प्लेक्स है, और हमारे पास में फैट डाइजेशन के लिए वहां पर कुछ लिमिटेड स्ट्रक्चर्स है। ओके, सभी ऑर्गन फैट का डाइजेशन नहीं कर सकते। इसी तरह से मतलब हर एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टिश्यूज या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं जो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ओके, उनको अलग अलग काम बांट दिया जाता है, उसको बोलते हैं हम डिवीजन ऑफ लेबर। ओके, लेबर का डिवीजन कर दिया जाता है कि भैया ये टिश्यू ये काम करेगा स्पेसिफिक। ओके, तो इस तरह से बांट दिया जाता है। तो ऐसी प्लांट भी मल्टी सेलुलर है। ओके, प्लांट भी कुछ फ्यू अलगी को छोड़ करके बाकी सारे प्लांट्स क्या है, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स मल्टी सेलुलर है। और मेनी सेल्स वाला है तो कॉम्प्लेक्सिटी अगर जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो उनमें वैसे वैसे स्ट्रक्चर आते रहते हैं। ओके, अब आप बोलोगे कि अलगी, तो अलगी में लीफ ही नहीं होती तो स्टोमेटा कहां से आएंगे, क्योंकि स्टेम या लीव होगी तभी तो वहां पर कुछ पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे ना। तो अलगी, मॉसेस, इनमें तो स्टोमेटा होते ही नहीं है। ठीक है, लेकिन वो भी फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन इवॉल्व करते हैं। ओके, तो जो हम हाइयर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं, हाइयर प्लांट में फोटोसिंथेसिस मतलब एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में, तो वहां पर वो लीफ होती है और फिर इससे वो लीफ में स्टोमेटा दिखाते हैं। ओके, क्लियर, क्योंकि वहां पर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज बन चुके हैं और केवल मेसोफिल सेल्स एंड और बंडल सिस सेल्स, अगर बंडल सिस सेल प्रेजेंट है तो दो ही टाइप की, पूरा प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करता, ये भी ध्यान रखना, आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा होल प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, ओनली ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ग्रीन पार्ट में कुछ सेल्स होती है जिनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं। हर सेल में, प्लांट की ईच एंड एवरी सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। ठीक है, असल में ओनली मैक्सिमम 2 टाइप्स की सेल्स में, 2 टाइप्स की, 2 टाइप्स की सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। वन इज मेसोफिल सेल्स एंड अदर इज बंडल चिथ सेल्स। ठीक है, तो मैक्सिमम 2 टाइप की सेल्स में बहुत सारे प्लांट जिनको हम C3 प्लांट कहेंगे, ओके, जैसे व्हीट, राइस, मेज, इनको हम वहां पर, सॉरी मेज नहीं, मेज C4 प्लांट है। व्हीट, राइस, टोमेटो, ये जो प्लांट है, इन प्लांट में लीफ में ओनली मेसोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट मिलता है, इनमें बंडल चिथ सेल्स एब्सेंट होती है। ओके, लेकिन मेज, शुगर कैन, इनके पास में, इनकी लीफ में मेसोफिल सेल्स के साथ साथ में एक स्पेशल टाइप की और सेल्स मिलती है जिनको हम बंडल चिथ सेल्स पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस में। ओके, तो स्पेशल टिश्यू है। ओके, असल में स्पेशल टिश्यू है, वहां पर मेसोफिल सेल्स है, वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रही है, बाकी सभी नहीं। तो इसलिए वहां से जो ऑक्सीजन बन रहा है, अब वो प्लांट के पूरे होल प्लांट के लिए बन रहा है फ्यू सेल्स, तो क्या बनाएगी, लार्ज क्वांटिटी में बनाएगी, और लार्ज क्वांटिटी में बनाएगी डे टाइम में, तो फिर वहां पर इवोल्यूशन, ऑक्सीजन का इवोल्यूशन, ऑक्सीजन भी ज्यादा बनेगा, वहीं पर कॉन्सेंट्रेशन, इसलिए फिर बाकी सभी सेल्स को भी पहुंचना चाहिए अदर सेल को ऑक्सीजन, और वहां से बाहर भी जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा तो प्लांट के लिए भी हार्मफुल है। ओके, प्लांट भी हमको फ्री में नहीं दे रहा है, अगर ऐसा कहा जाए तो। ओके, अगर समझा जाए तो प्लांट भी उसको खुद को बचाने के लिए, क्योंकि हाइयर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन उसके लिए भी पॉइजनस हो जाएगा। कैसे पॉइजनस हो जाएगा? प्लांट के पास में एक एंजाइम होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, जिसको हम पढ़ेंगे रूबिस्को। ओके, जिसे हमने पढ़ा था कोलेजन, विटामिन सी से जो कोलेजन बनता है, विटामिन में पढ़ा था, विटामिन सी से कोलेजन बनता है, और कोलेजन प्रोटीन एनिमल वर्ल्ड का मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है, वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ एनिमल वर्ल्ड, हमने लिखा था कोलेजन, और वो विटामिन सी से बनता है। ठीक है, याद आ रहा है? हाँ सर। रिवीजन किया करो बेटा, वहां पर ये चीजें काम की है, जो आपको पढ़ाया है ना, वो 100% कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड कोई कोई चीज आएगी। तो वैसे ही जैसे हमने कोलेजन को कहा था एनिमल वर्ल्ड का मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, वैसे प्लांट वर्ल्ड का मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है रूबिस्को एंजाइम। ओके, ये एक एंजाइम है
जो CO2 को फिक्स करके वहां पर CO2 को फिक्स करके फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट्स में। और ये एंजाइम में जो आखिरी का C और O है, ये C कार्बोक्सिलेज एंजाइम को और O ऑक्सीलेज एंजाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये रूबीज को डिपेंड करता है, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन प्लांट के पास में अगर ज्यादा हो तो CO2 को फिक्स करके फोटोसिंथेसिस करेगा, लेकिन अगर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया CO2 के कंपैरिजन में तो वो ऑक्सीजन को बाइंड करके फोटो रेस्पिरेशन करेगा, मतलब एनर्जी लॉस करेगा। ओके क्लियर? फोटो रेस्पिरेशन प्लांट में हार्मफुल प्रोसेस होती है। ओके तो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन उसके पास में बढ़ना भी नहीं चाहिए। अगर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है CO2 के कंपैरिजन में तो वो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस को स्टॉप करवा करके फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देगा, जो एनर्जी वेस्ट करने वाला है वहां पर। ओके तो मतलब प्लांट के लिए हार्मफुल है वो। क्लियर? देयरफॉर प्लांट भी अपना जो मैक्सिमम ऑक्सीजन, अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है वो दूसरी सेल को डिफ्यूज करता जाता है ऑक्सीजन, लेकिन फिर भी अगर मेसोफिल सेल के पास में और बढ़ता जाए तो फिर वो स्टोमेटा को ओपन करके ऑक्सीजन रिलीज कर देता है और गैसियस एक्सचेंज में, ठीक है, O2 दिया तो इन्वायरमेंट से CO2 ले लेता है और CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है और फोटोसिंथेसिस कंटिन्यू करता रहता है। सर लेकिन उसमें तो क्या है, जिसमें सब CO2 ही आता है। किसमें CO2 आता है? स्टोमेटा से। स्टोमेटा से CO2 आता है मतलब गैसेस का एक्सचेंज में बाकी गैसेस क्यों नहीं आती? हाँ, जैसे हम बेटा, आप ये कंसेप्ट हम रेस्पिरेशन में भी बात करते हैं। जैसे हम ह्यूमन रेस्पिरेशन, जब हम टॉपिक पढ़ेंगे ह्यूमन न्यूट्रिशन, हमने पढ़ लिया है, मतलब डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, जिसको ह्यूमन न्यूट्रिशन स्टेट बोर्ड की बुक में उसको ह्यूमन न्यूट्रिशन लिखता है, ठीक है। फिर जब हम रेस्पिरेशन पढ़ते हैं, ह्यूमन रेस्पिरेशन, मैं आपको 11th में ही पढ़ाऊंगा यहीं पर, ठीक है। लेकिन स्टेट बोर्ड की जो स्टूडेंट है, स्टेट बोर्ड के लिए वहां पर उनको 12th क्लास में वो टॉपिक मिलेगा, 12th क्लास में रख दिया है वो रेस्पिरेशन वाला टॉपिक, ओके। लेकिन हम नीट के लिए उसको 11th में ही पढ़ते हैं, CBSE में 11th में है वो टॉपिक, ओके। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक आएंगे, 6-7 टॉपिक जो आप 11th में ही पढ़ चुके होंगे, 12 के टॉपिक स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट्स। हाँ, तो जो ह्यूमन रेस्पिरेशन की हम बात करते, तब हम बात करते कि जब हम इनहेल करते हैं तो हमारे आसपास में तो सभी गैस का मिक्सचर है, और उसमें भी नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है 71 to 78% के बीच में, ऑक्सीजन उसके बाद में है अबाउट 21%, और फिर बाद में CO2 है, अदर गैसेस, मतलब कि नोबल गैसेस वगैरह है, बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है हमारे पास। लेकिन हम इनहेल करते हैं तो इनहेल करके जो ऑक्सीजन का हमारे बॉडी के अंदर जो आती है वो ऑक्सीजन आती है, और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, ओके। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करता है, तो ऑक्सीजन ही क्यों आ रही है हमारे पास में? यहाँ तक तो क्या है, यहाँ तक तो दूसरी गैसेस भी है, तो ऐसे ही प्लांट के पास में भी दूसरी गैसेस है इन्वायरमेंट की, स्टोमेटा के पास, लेकिन वो CO2 को ही क्यों ले रहा है? इसके लिए एक रीजन है, gases always move from their higher partial pressure to lower partial pressure. गैस हमेशा अपने हाइयर पार्शियल प्रेशर लेवल से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करती है, ओके। ये पार्शियल P यहाँ पर पार्शियल प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। पार्शियल प्रेशर का मतलब है कि जितनी भी गैसेस है, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर ये 4 मार्कर्स मैंने ले लिया, पर 4 मार्कर्स है अलग अलग कलर के, इनका मिक्सचर है, समझ लो यहाँ। तो इनका मिक्सचर है, तो मिक्सचर में ये जो ग्रीन वाला जितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसको हम बोलेंगे इसका पार्शियल प्रेशर, ठीक है। असल में तो गैसियस मिक्सचर में एक पर्टिकुलर गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है उसको हम उसका पार्शियल प्रेशर कहते हैं, ओके क्लियर। गैसियस मिक्सचर में एक पर्टिकुलर गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है उसको उस पर्टिकुलर गैस का पार्शियल प्रेशर कहते हैं, ओके। तो जैसे CO2 भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, नोबल गैसेस भी है, लेकिन CO2 इस मिक्सचर में CO2 जितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उसको हम CO2 का पार्शियल प्रेशर कहेंगे। और ऐसे पार्शियल प्रेशर किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो गैसेस होगी उसमें होगा, तो CO2 यूटिलाइज हो रहा है फोटोसिंथेसिस में प्लांट के अंदर, तो प्लांट के अंदर CO2 यूटिलाइज हो रहा है, तो पार्शियल प्रेशर
वहां पर कम होता जाएगा कि बढ़ता जाएगा? प्लांट के अंदर CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ता जाएगा कि कम होता जाएगा जब वो फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज हो रहा है तब? कम होता जाएगा। कम होता जाएगा क्योंकि उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, तो उसका अमाउंट कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है और तो इसलिए वो पार्शियल प्रेशर भी कम एक्सर्ट करेगा, प्रेशर भी कम एक्सर्ट करेगा। ओके, आ रहा समझ में? अगर आपका वेट, एक सेकंड मिस कॉल दिया, ओके, सानिध्य बार बार बाहर क्यों जा रहा है? ओके, तो आप ये इससे समझ सकते हो कि अगर आपका वेट समझ लो, कंसीडर कर लो 40 kg है, ठीक है ना, मैं ज्यादा आपको, ठीक है, ज्यादा वेटेड भी बता नहीं रहा और अंडर वेटेड भी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अब समझ लो आपकी एज में आपका जो है वो वेट जो है वो अबाउट 40 kg, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गर्ल्स बॉयज दोनों बैठे हैं और हर एक जो है वो अपने जो है वो जीन, इन्वायरमेंट, स्ट्रेस लेवल, एक्टिविटी, ठीक है, सबके बेसिस पर जो है क्यूमुलेटिव फूड इंटेक करने का तरीका, फूड का टाइप जो है उसके ऊपर ये सारी चीजें डिपेंड करती है, वेट, बॉडी वेट, ओके, और मेटाबॉलिक रेट सबसे ज्यादा, ठीक है। तो इन चीजों से फिर हमारा बॉडी वेट डिसाइड होता है, कितने टिश्यू हमारे पास में बने रहेंगे, कितना स्टोरेज हमारे पास में होगा, ओके। तो मैंने कहा कि समझ लो आपका जो है वो एवरेज वेट जो है सब लोगों का यहाँ पर 40 kg है, तो आप 40 kg अगर आपका वेट है तो आप किसी चीज को जो है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं आप किसी चीज पर 40 kg के इसमें, ठीक है, वो ज्यादा रहेगा, या फिर अगर आपका वेट जो है वो समझ लो 1 महीने के बाद में 30 kg हो गया, ठीक है, और फिर आप वहां पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, तो 40 kg जब आपका वेट था तब ज्यादा आप प्रेशर एक्सर्ट कर पा रहे होंगे, या 30 kg हो गया तब प्रेशर एक्सर्ट कर पाएंगे? बोलो। 40 वाले में 40 वाले kg। यस, ऑब्वियसली 40 kg, ओके, क्योंकि तब आपके पास में ज्यादा मास था, है ना, पढ़ते हो ना आप लोग, मास ज्यादा है तो आप ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं, ओके, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसा कुछ पढ़ते हो ना आप लोग, F इज इक्वल टू ma वगैरह कुछ ऐसी चीजें, हाँ, तो वहां पर मास अगर ज्यादा है, ठीक है, क्लियर, तो वहां पर प्रेशर भी एक्सर्ट ज्यादा किया जा सकता है। तो ऐसी हम यहां पर देख रहे हैं कि CO2 यूटिलाइज हो रहा है फोटोसिंथेसिस के टाइम पर, तो वहां पर स्टोमेटा के अंदर वो कम होता जा, सॉरी, वो प्लांट की लीफ में मेसोफिल सेल्स में कम होता जा रहा है, क्योंकि वहां पर फोटोसिंथेसिस होकर के कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता जा रहा है वो CO2 यूटिलाइज होकर के कार्बोहाइड्रेट बन रहा है वहां पर, ठीक है, तो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जा रहा है, और बाहर जो इन्वायरमेंट में है, बाहर एनिमल्स उसमें ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है बाहर, लीफ के बाहर, और लीफ के अंदर वहां पर क्या हो रहा है, CO2 यूटिलाइज हो रहा है, इसलिए कम हो रहा है, इसलिए वो कहां से कहा जाएगा, इन्वायरमेंट से लीफ के अंदर की तरफ जाएगा, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर CO2, कोई भी गैस वैसा ही मूव करती है, तो हम ऑक्सीजन को भी इसीलिए ले पाते हैं क्योंकि हम ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर रहे हैं रेस्पिरेशन की प्रोसेस में, ग्लूकोज को हम ब्रेक करके एनर्जी बना रहे हैं, ओके, सेल्स के अंदर, तो हम उस O2 को यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए हमारे पास में कंटिन्यूअसली O2 का लेवल जो है वो बाहर इन्वायरमेंट के कंपैरिजन में कम होता है, बाहर होता है 159 mmHg, ओके, PO2 का लेवल, और हमारे लंग्स में होता है 105 mmHg, ठीक है, हमारे ब्लड में होता है, अगर ऑक्सीनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन गया है वहां पर तो 95 mmHg, और ऑक्सीजन निकाल लिया गया है और वो वेन से वापस आ रहा है हार्ट की तरफ, डीऑक्सीनेटेड ब्लड जिसको बोलते हैं, उसमें 40 mmHg हो जाता है, तो आप देख सकते हैं 40 mmHg आ रहा है लंग्स के पास, लंग्स के अंदर है 105 और बाहर है 159, तो 159 से
ऑक्सीजन किधर जाएगा, 105 की तरफ, है ना, हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर की तरफ, और 105 से 40 की तरफ जाएगा, इसलिए वो ब्लड को दे देता है लंग्स। क्लियर? तो प्लांट में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, इसलिए अलग अलग स्पेशल स्ट्रक्चर बने हैं, इसलिए यहाँ पर एक मैकेनिज्म बनाया गया है कि कब CO2 चाहिए और कब CO2 को आने देना है या कब नहीं आने देना है। इसके लिए वहां पर स्पेशल स्ट्रक्चर बनाए गए हैं रेगुलेशन के लिए कॉम्प्लेक्स हायर प्लांट्स में, स्टोमेटा, ओके, जो उस गैसेस एक्सचेंज को कंट्रोल करते हैं, CO2, ऑक्सीजन, प्रोटॉन, पोटेशियम और कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स, इनके कंट्रोल में स्टोमेटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है। ओके, तो इस कंडीशंस में CO2 फिर वहां पर एंटर करता है और O2 एक्सचेंज होता है। ठीक है, क्लियर? इसलिए ओनली CO2 आता है स्टोमेटा से, दूसरे नहीं आ पाते, क्योंकि दूसरे का यूटिलाइजेशन वहां पर नहीं हो रहा है। किसका यूटिलाइजेशन हो रहा है? ओनली CO2 का। तो CO2 का पार्शियल प्रेशर कम हो रहा है सेल्स में, प्लांट के मेसोफिल सेल्स में, और बाहर उसके कंपैरिजन में ज्यादा है। और गैस हमेशा किधर से किधर मूव करेगी? अपने हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ। ओके, एक गैस की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है ये। समझ में आ गया बेटा दिशा? इतना तो स्टोमेटा से रिलेटेड। Yes, sir. फिर दूसरा आपका क्वेश्चन था बेटा दिशा कि बैक्टीरिया के पास में तो स्टोमेटा जैसे कोई स्ट्रक्चर नहीं होते, फिर वो कहां से एक्सचेंज करेगा? क्योंकि प्लांट में तो स्पेशल स्ट्रक्चर है। लेकिन आपने उसके साथ में दूसरा क्वेश्चन भी पूछ लिया था, इसलिए तो दोनों को एक साथ में एक्सप्लेन कर देता, कर दूं मैं, इसके लिए मैं आपको ये डिफाइन कर रहा हूं। तो सेकंड आपने पूछा था कि प्लांट में स्टोमेटा स्पेशल स्ट्रक्चर है जिनसे वो एक्सचेंज कर सकते हैं गैसेस, लेकिन बैक्टीरिया के पास में ऐसा क्या है? फिर तो बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल वाला है, इसलिए वो सिंपल है। कॉम्प्लेक्स होगा तो मेनी टिश्यूज होंगे, मेनी स्ट्रक्चर्स होंगे, एंड देयरफॉर फिर उसको स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स लगेंगे हर चीज को करने के लिए, क्योंकि वो स्पेशलाइजेशन वहां पर परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। ओके, कॉम्प्लेक्स है तो ठीक है, क्योंकि सभी टिश्यू का अलग अलग फंक्शन, डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है। लेकिन जब एक सिंगल सेल से बना है, ओके, बॉडी ही ओनली सिंगल सेल की है, तो उसके लिए एक्सचेंज के लिए क्या हो जाता है? सब कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है, ठीक है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। ओके, ओनली सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को ही अपने में से पास होने देती है। तो जैसे ही वहां पर पार्शियल प्रेशर कम ज्यादा होने लगेंगे, वो उस तरह की मूवमेंट शो करेगी। ओके, तो जैसे ही उसने CO2 कंज्यूम किया, तो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन उसके अंदर कम हो रहा है, उस ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया के अंदर उस CO2 से कार्बोहाइड्रेट बना रहा है, ठीक है, एसिड में, तो कंटिन्यूअसली वो CO2 को लेता रहेगा जब तक वो फोटो ऑटोट्रोपिक कंडीशन शो कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है वो बैक्टीरिया। ओके, और उसको लाइट चाहिए, तो डे टाइम में ऐसा चल रहा है, तो डे टाइम में वो कंटिन्यूअसली क्या करता रहेगा? CO2 लेता रहेगा, वाटर लेता रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है, एनवायरनमेंट से बाहर अपने आसपास के, और ये बनाता रहेगा कार्बोहाइड्रेट। क्लियर? और जो ऑक्सीजन बढ़ेगी, अब ऑक्सीजन उसकी बॉडी में ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है, बन रही है, खुद बना रहा है ऑक्सीजन, ठीक है, और वो सिंगल सेल वाला है, तो उसी सेल में जितना ऑक्सीजन उसको यूटिलाइज करना है, अगर वो एरोबिक है बैक्टीरियम तो ऑक्सीजन यूटिलाइज करेगा, अगर एनारोबिक है तो ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं करेगा। तो मेनली क्या होता है, जिनमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है ना फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, वो जनरली एरोबिक बैक्टीरिया रहते हैं, क्योंकि वो खुद ही ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे तो क्यों नहीं यूटिलाइज करें? ठीक है, तो यूटिलाइज करने का फायदा क्या है उसको? ओके, तो यूटिलाइज करने का फायदा ये है कि अगर एक ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होगा, ब्रेक होगा, तो वो 6CO2 6H2O और 38 ATP एनर्जी देगा। ओके, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। लेकिन अगर कोई बैक्टीरियम जो ग्लूकोज है उसके पास कार्बोहाइड्रेट है, वो बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन करेगा, मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा, तो उस कंडीशंस में वहां पर कोई फर्मेंटेड प्रोडक्ट बनेगा, लैक्टिक एसिड या इथेनॉल, तो फर्मेंटेशन होगा, मतलब फर्मेंटेड प्रोडक्ट बनेगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट लाइक इथेनॉल मतलब अल्कोहल, लैक्टिक एसिड, लैक्टेट फर्मेंटेशन, इथेनॉल फर्मेंटेशन, दूसरे भी बन सकते हैं। ओके,
जैसे एसिटिक एसिड बन सकता है, प्रोपियोनिक एसिड बन सकता है, ठीक है, ब्यूटारिक एसिड बन सकता है, बहुत अलग अलग तरह के, सिट्रिक एसिड बन सकता है। ऐसे फर्मेंटेड प्रोडक्ट अलग अलग बन सकते हैं अलग अलग बैक्टीरिया की स्पीसीज में। और एनर्जी गेन कितना होता है, तो ओनली 2 एटीपी। तो आप देख सकते हैं कि अगर ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेगा तो उसी ग्लूकोज से वो कितना एनर्जी बना लेता है, 38 एटीपी। लेकिन अगर ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं करेगा बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरियम है, तो एक ग्लूकोज से 2 एटीपी फॉर्म करता है। तो ऑक्सीजन जो खुद बना रहा है, खुद की बॉडी में, खुद की सेल में अगर ऑक्सीजन आ रहा है, तो अगर वो यूटिलाइज कर लेगा, एरोबिक बैक्टीरियम बन जाएगा। तो बस उसको क्या चाहिए, मेसोसोम चाहिए। बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा ना, आपको जो सेकंड वीडियो मैंने सेंड किया है, सेकंड पार्ट वहां पर, ओके, सेकंड पार्ट जो आपको सेंड किया है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया जो आपको पढ़ाया था, उसमें सेकंड पार्ट में आप वहां पर रिवीजन आप कर सकते हो, वहां से वहां पर दिया है मेसोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन, वो एरोबिक बैक्टीरिया में होता है ओनली। तो एरोबिक बैक्टीरिया मतलब जो एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, ओके। तो अगर वो फोटो ऑटोट्रॉफ भी है, ऑक्सीजनिक है, ऑक्सीजन खुद इवॉल्व कर रहा है, तो जब वो खुद बना रहा है तो खुद यूटिलाइज क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यूटिलाइज करने से उसको फायदा है। 19 टाइम ज्यादा, 19, ओके, 19 टाइम ज्यादा वो एनर्जी बना सकता है, ठीक है, क्लियर। तो कम टाइम में ज्यादा एनर्जी बन जाएगी, कम ग्लूकोज यूटिलाइज करना पड़ेगा उसको, ठीक है। ऑक्सीजन अगर वो जो बना रहा है उसको यूटिलाइज करे तो जब ये ऑक्सीजन बनाता रहता है तो ऑक्सीजन अब सिंगल सेल है, उसको जितना ऑक्सीजन चाहिए उससे ज्यादा बनता रहेगा वहां पर। तो जब ज्यादा बनेगा तो पार्शियल प्रेशर इधर सेल के अंदर बढ़ जाएगा इन्वायरमेंट के कंपैरिजन में, क्योंकि ये बनाता जा रहा है और ये बनता जा रहा है, तो ऑक्सीजन बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बढ़ते जाएंगे तो पार्शियल प्रेशर सेल के अंदर बढ़ेगा और सेल के बाहर इन्वायरमेंट में कांस्टेंट है, ओके, 159। तो जैसे ये यहाँ पर बढ़ जाएगा, उससे क्रॉस हो जाएगा 159 mmHg से इस सेल के अंदर, तो अब क्या होगा, ऑक्सीजन हाइयर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करेंगे। और हाइयर अब वो कहां पर है, बैक्टीरिया की सेल के अंदर, इस फोटोऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया की सेल के अंदर, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर। अब हाइयर प्रेशर हो गया वहां पर, ठीक है, और बाहर कम है, तो अब ऑक्सीजन यहां से निकलेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और बाहर जाएगा, ठीक है। गैस है, आसानी से डिफ्यूज हो सकती है, ओके। गैस के लिए तो किसी भी लिविंग सिस्टम की भी जरूरत नहीं है, आप गैस को यहां स्प्रे कर दो किसी रूम फ्रेशनर को, या फिर आप जो है कोई स्प्रे लगा दो यहाँ पर, ठीक है, बॉडी स्प्रे वगैरह। यहाँ पर अगर मैं स्प्रे करूंगा तो मेरे पूरे रूम में चला जाएगा, ऐसा थोड़ी कि यहीं पर रहेगा, ठीक है, क्योंकि गैस की प्रॉपर्टी है डिफ्यूज होना। वो ज्यादा से ज्यादा जितना वॉल्यूम उसको मिलेगा उतना पूरा वॉल्यूम कवर करने की कोशिश करती है, इसलिए गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर रहते हैं, ओके, क्योंकि वो जितना एरिया उसको फ्री मिलेगा वो सब जगह फैलने की कोशिश करेगी, ठीक है, तो डिफ्यूज हो जाती है। इतना क्लियर हो गया बेटा दिशा, आपका सेकंड वाला पॉइंट क्लियर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जाएगा। इसमें स्टोमेटा नहीं होते क्योंकि ये यहाँ पर स्पेसिफिक टिश्यू नहीं है, इसका बॉडी केवल सिंगल सेल से बनी है, इसलिए उसको इस सिंगल सेल के ही जो पार्ट है उसी को यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये पास करेगा ऑक्सीजन को, ओके। बोलो बेटा जल्दी से। सर हमारे एक हार्ट बीट को कितनी एटीपीस लगती है? एक हार्ट बीट को बेटा ये तब आप कैलकुलेट कर पाओगे जब मैं आपको बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि तब हम वहां पर देखो डायरेक्टली केवल आंसर दे देना, ठीक है, ऐसे में आंसर दे देना केवल, ये वहां पर मतलब आपको केवल बस थ्योरेटिकली रटवा देना है, ठीक है। तो ये आपको निकालते आना चाहिए कि कौन सी कंडीशंस में कितना होगा, क्योंकि डिपेंड करेगा। हम जो है एक हार्ट बीट में 70 ml ब्लड पंप करते हैं, ओके, इसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। एक हार्ट बीट में हम क्या करते हैं, 70 ml ब्लड पंप करते हैं, ठीक है, हमारा हार्ट 70 ml ब्लड पंप करता है एक हार्ट बीट में, ठीक है। और उसमें पॉइंट जो है एक हार्ट बीट पूरी कंप्लीट होने में 0.8 सेकंड लगते हैं, 0.8 सेकंड, ओके। तो
उसके लिए पूरा हमको कार्डियक मसल की एक्टिविटी, ब्लड पंप होने का टाइम, ठीक है, ऐसे में ऑक्सीजन कितना ले रहा है उतने टाइम पीरियड में वो सेल्स कितनी ऑक्सीजन लेगी, ठीक है, इन सबको कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा। तो इसको पढ़ने के पहले आपको हार्ट पढ़ना पड़ेगा, हार्ट का कार्डियक मसल्स पढ़ना पड़ेगी, उनकी एक्टिविटी पढ़ना पड़ेगी, ठीक है, क्लियर, क्योंकि वो भी एरोबिक रेस्पिरेशन शो करेगी। तो फिर उसमें उसके बेसिस पर हमको एनर्जी बताना पड़ेगी, ठीक है। जनरली ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, बट फिर भी आपने पूछा है तो उसको हम वहां पर क्लेरिफाई कर सकते हैं, क्योंकि जब आप बेसिक पढ़ोगे तब आप खुद से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। जब आप बेसिक पढ़ोगे ही नहीं तो उसका आंसर आप समझ में नहीं आएगा आपको। क्लियर बेटा दिशा? यस सर। सर हमें मतलब स्टिमुलस आता है तो वो हम जैसे न्यूरो जंक्शंस वगैरह से ब्रेन तक पहुंचाते हैं, तो उसमें भी हमको एनर्जी लगती है। किसमें बेटा? जैसे कोई मैसेज हम ब्रेन तक पहुंचा रहे हैं सेल्स के थ्रू, तो उसमें भी एनर्जी लगती है। लिविंग बीइंग के ईच एंड एवरी एक्शन के लिए अगर हम रिलैक्स भी कर रहे हैं तब भी बहुत सारे पार्ट जो है वो हमारे एक्टिव है, और एक्टिव है मतलब कि वो एनर्जी का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन से हीट प्रोड्यूस होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और वो एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज होकर के ईच एंड एवरी सेल्स के पास में वहां पर हर एक सेल को जो है वहां पर एक्टिवेट करवाती रहती है अपना एक्शन करवाने के लिए। तो कोई भी स्ट्रक्चर हमारी बॉडी के पार्ट में कोई भी स्टिमुलस जनरेट हो रहा है या फिर कोई इंपल्स वहां पर जा रहा है, कंडक्शन या ट्रांसमिशन हो रहा है, इंपल्स का मतलब वो जा रहा है कोई इंफॉर्मेशन लेकर के या फिर आ रहा है इंफॉर्मेशन लेकर के, तो भी एनर्जी लगेगी। ओके, तो एनर्जी हमारी बॉडी अगर इंटरनल एक्टिविटीज करे या एक्सटर्नल एक्टिविटीज करे, ओके, मतलब इंटरनल इवन हार्मोन भी प्रोड्यूस हो रहा है तो उसमें भी एनर्जी लग रही है। अगर आप बोलोगे कि नहीं हमको खाना नहीं खाते 10-15 दिन और हम हाइबरनेशन में चले जाते हैं या फिर जो है गर्मी के टाइम पर एस्टिवेशन में चले जाते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पर भी आपकी कुछ ना कुछ सेल्स काम करेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि सेल्स काम नहीं करेगी, हार्ट काम कर ही रहा है 24/7, वो रुकेगा ही नहीं। ब्रेन काम करता है 24/7, वो रुकता नहीं है, ठीक है। ब्रेन का मोस्ट ऑफ दी पार्ट जिसको आप यूटिलाइज नहीं कर रहे, जैसे कि अगर आप नहीं बोल रहे हो तो ब्रोकास एरिया उस टाइम पर थोड़ा कम काम कर रहा है लेकिन वो मतलब एक्शन नहीं करवा रहा है, ठीक है। वो सोच रहा है कि आपको क्या बोलना चाहिए इस सिचुएशन में, आपको क्या एक्सप्लेनेशन देना चाहिए, आपको क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए, ये वो काम कर रहा है। लेकिन साथ में डिलीवर करने के लिए जो एक्स्ट्रा पार्ट के लिए जो एनर्जी लग रही है, साउंड बॉक्स से साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, एक्सेलेशन का पूरा रेट डिसाइड करने के लिए, जॉ को मूवमेंट करवाने के लिए, टंग की मूवमेंट करवाने के लिए, प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर आ सके इसके लिए, तो ये सारी चीजों में बहुत सारे चीजें इन्वॉल्व होती है और इस तरह से एनर्जी अलग अलग जगह पर अलग अलग लगेगी। तो जब आप नहीं बात कर रहे हैं तो लोअर जॉ बंद है, ओके, उसकी मूवमेंट की एनर्जी बच गई, टंग की एनर्जी बच गई, साउंड बॉक्स की एनर्जी, लैरिंग्स की एनर्जी बच गई, और जो एक्सेलेशन का रेट वहां पर उस तरह से जो वर्ड प्रोनाउंस करना था ताकि वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करे वहां पर और वो साउंड निकले, ओके, तो उसके लिए वहां पर एक्सेलेशन का रेट वहां पर कंट्रोल वहां पर जो करना था वो नॉर्मल एक्सेलेशन इनहेलेशन वो मेडुला ऑब्लांगेटा करेगा, ठीक है। तो वो कंट्रोल वहां पर जो है वो वहां से हट गया। तो फिर इतने सारे पार्ट की जो एनर्जी एक्स्ट्रा लगती है बोलने के टाइम पर, एक्सप्लेनेशन के टाइम पर, कुछ भी समझाने या फिर कोई भी चीजें पूछने के टाइम पर, वो एनर्जी वहां पर बच जाएगी, ठीक है। लेकिन याद रखना, ऐसा मत करना कि अरे हम डाउट कम पूछेंगे तो एनर्जी बचेगी, ठीक है, कोई ऐसे वे में मत ले लेना बेटा। अदरवाइज अगर आप ऐसा समझोगे कि डाउट कम पूछेंगे तो एनर्जी बचेगी, तो लेकिन वो एनर्जी, ऐसी एनर्जी बचा करके कोई मतलब नहीं, ठीक है। ऐसी एनर्जी बचाओ कि जो आप वेस्ट कर रहे हो, यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये आपका इन्वेस्टमेंट है, यूटिलाइजेशन है, ठीक है, इसको तो यूज करना ही चाहिए, ठीक है, ताकि जो एक्सेस में एनर्जी पड़ी हुई है आपके पास में वो वहां से रिलीज हो जाए, ताकि वो बॉडी में ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना कॉज करे, ठीक है। और साथ में ऐसी चीजों से आपको मिलेगा तो न्यूट्रिशन आप ले सकते फिर वहां पर जाकर। सर बोलो बेटा।
सर जो हमारी थिंकिंग पावर होती है या फिर जो हमारी डेयरिंग वगैरह होती है वो जेनेटिक होती है या फिर हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट पे बेस्ड होती है? बेटा कोई भी एक्सप्रेशन, किसी भी कैरेक्टर का एक्सप्रेशन दो चीजों पर डिपेंड करता है। जीन मतलब पेरेंट्स से कैसे कैरेक्टर आए हैं, और वो जाइगोट बनते समय पहले तो गैमेट बनते समय कैसे चेंज हो गए हैं पेरेंट्स से आते आते, ठीक है। क्योंकि पेरेंट के भी एज सच कैरेक्टर हमें नहीं आते। गैमेट जब बनते हैं गैमेटोजेनेसिस में, तब मियोसिस में रिकॉम्बिनेशन हो जाता है उन एलील्स का। कॉम्बिनेशन थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, बदल जाता है, गड़बड़ नहीं मतलब बदल जाता है थोड़ा सा। इसलिए एग्जैक्ट पेरेंट के जैसे हमारे पास में चीजें नहीं आती, वो इसीलिए नहीं आती ताकि हम अडॉप्ट कर सके, ठीक है। असल में अडॉप्ट कर सके, चेंजिंग एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर सके, इसके लिए वहां पर कुछ कैरेक्टर जो अल्टर हो सकते हैं, चेंज फॉर्म अपना चेंज कर सकते हैं, वो चेंज भी कर सकते हैं कुछ इसमें। और अगर ऐसे जितने ज्यादा चेंज हो चुके वाले जो फॉर्म है, वो अगर गैमेट वहां पर मेल और फीमेल के फ्यूज होंगे, तो बेबी उतना जो है वहां पर कैरेक्टर्स में थोड़ा सा मतलब ट्रेड में, कैरेक्टर नहीं बोल सकते हम उसको, आगे जेनेटिक्स में ट्रेड बोलेंगे। कैरेक्टर मतलब कि फीचर हो गया, तो फीचर तो वही आएगा, लेकिन उसका वेरिएंट बदल जाएगा, ओके, फॉर्म बदल जाएगा। तो वेरिएंट को हम वहां पर, कैरेक्टर के वेरिएंट जो होते हैं, अलग अलग फॉर्म जो होते हैं, उनको हम ट्रेट बोलेंगे आगे। तो ट्रेट जो है वो पेरेंट से बदल सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर सिंपली अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करें, तो ए ब्लड ग्रुप वाला फादर है, बी ब्लड ग्रुप वाली मदर है, तो ए बी ब्लड ग्रुप वाला बेबी भी हो सकता है, ओ वाला भी हो सकता है, ऐसा वाला, ठीक है। अगर दोनों मुलेटोज है, अगर मतलब स्किन का कलर जो है वो सावला है, अगर वहां पर हस्बैंड और वाइफ दोनों का, लेकिन बेबी का कलर जो है पूरा बिल्कुल एकदम निग्रो बन गया, काला पुट बिल्कुल एकदम की आंखें और दांत ही दिख रहे हैं, ठीक है, ऐसा वाला हो गया। या फिर हम बोल सकते हैं कि बिल्कुल एकदम वहां पर क्या हो गया, वो व्हाइट जैसा हो गया, बिल्कुल अल्बिनो जैसा, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, फॉर्म बदल सकते हैं। तो कैरेक्टर का एक्सप्रेशन डिपेंड करता है दो चीजों पर। पहली तो पेरेंट्स से जब गैमेट बने थे और गैमेट से जो जाइगोट बना था, उस जाइगोट में क्या क्या कौन कौन से जीन्स आए, ठीक है, उस पर, और वो जीन एक्टिव है या इनएक्टिव है, ये सबसे पहली बात। और सेकंड, आगे जाकर के बर्थ के बाद में उसको इन्वायरमेंट कैसा मिलता है और उस इन्वायरमेंट को एक्सेप्ट कैसे करता है, उसके अकॉर्डिंग कैसे ग्रो करता है, ठीक है, ऐसे में। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है। इसलिए आप देखते होंगे कि आपके जैसे फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, आपका फ्रेंड सर्कल जैसा होता है, या फिर आपके आसपास के लोग जैसा होते हैं, तो आपके ऊपर उनका इम्पैक्ट पड़ता रहता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपके ऊपर 100% इम्पैक्ट पड़े उनका सबका, लेकिन आप उनसे कुछ ना कुछ वहां से इम्पैक्ट पड़ता रहता है, ओके। फिर आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपके पास में ब्रेन दिया हुआ है कि आप उसको फिल्टर करके यूज करें, क्या आपके काम का है, क्या आपके काम का नहीं है, क्योंकि ब्रेन है आपके पास में 1.5 किलो का, ठीक है, तो इसको यूटिलाइज करना चाहिए। और उसके बेसिस पर फिर वहां पर वो कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। तो दो चीजों पर डिपेंड करता है, जीन एक्टिव या इनएक्टिव आया है उसके लिए, और दूसरा इन्वायरमेंटल कंडीशंस, ओके, आसपास के सराउंडिंग या फिर जो न्यूट्रिशन आ रहा है, मतलब इन्वायरमेंटल कंडीशंस में बाहर के सारे फैक्टर्स आ गए। तो दो फैक्टर्स है, इंटरनल मतलब जीन, एक्सटर्नल मतलब पूरा बाहर का, बॉडी के बाहर का सब, टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, CO2 कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, कि कोई प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है कोई, ठीक है, सारी चीजों पर डिपेंड करता है, ओके। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इन दो फैक्टर पर कैरेक्टर का एक्सप्रेशन डिपेंड करेगा। तो कोई किसी भी इसमें अगर कितनी भी गट है, कोई भी अगर वहां पर अगर, तो किसमें कितनी गट्स है, कितना जो है वो डेयरिंग बाज है, कितना जो है वो अपने चीजों को एक्सप्रेस कर सकता है, कितना डोमिनेंट है, कितना रेसेसिव है, कितना जो है वो समझ करके बात करता है, कितना एक्सप्रेशन उसका कंट्रोल है, ठीक है। डेयरिंग का मतलब ये नहीं कि आप मतलब किसी को भी जाओ और पकड़ो और बोले बंदूक रख दो उसके सर पे, ये डेयरिंग नहीं है, ठीक है। डेयरिंग इट मींस कि गट्स मतलब कि आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, ओके, दिस इज कॉल्ड गट्स, ठीक है। सिचुएशन को टैकल करना, हैंडल करना, इसको गट्स बोलते हैं, ना कि
किसी भी सिचुएशन में जो है वो कुछ भी किसी को भी जो है वो बिल्कुल प्रेशराइज कर देना है, बिल्कुल एकदम डोमिनेंट हो जाना हर चीज में, ये गट्स नहीं। आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि अगर आप डोमिनेंट होंगे तो फिर शेर को सवा शेर कभी ना कभी तो मिलेगा। ठीक है, वो आज आप थोड़ा सा जो है थोड़ा सा स्ट्रेंथ ज्यादा है, या फिर आपके आसपास में लोग ज्यादा है, या फिर आपके पास में कुछ पावर वगैरह है, तो आप अभी कुछ बोल रहे हो सकता है 1-2 साल के बाद में वो पावर ना बचे। ठीक है, तो फिर तब दूसरा आपको ये करेगा। तो गट्स जो बात करते हैं वो अलग चीज है। गट्स मतलब जो है वो एक तरह से इंटरनल स्ट्रेंथ है कि आप किस तरह से उस सिचुएशन को वहीं पर सेटल डाउन कर देते हैं। ओके, उसका आगे कोई निगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। ठीक है, उसको बोलते हैं गट्स, इन चीजों को टैकल करना। ठीक है, तो ये भी डिपेंड करेगा कि वहां पर पैरेंटल कैरेक्टर, देन उसके बाद में पैरेंटल कैरेक्टर के साथ साथ में गैमेट में वेरिएशन, फिर गैमेट का फ्यूजन, क्योंकि मेल गैमेट बनते हैं 300 मिलियन। ओके, ऐसे में जब एक फीमेल गैमेट को फ्यूज करने के लिए कितने मेल गैमेट आते हैं मालूम है? रिप्रोडक्शन वाली यूनिट में पढ़ेंगे हम लोग 12th क्लास में। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स ये आपको टॉपिक है। तो एक फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करने के लिए केवल एक मेल गैमेट नहीं आता, 300 मिलियन। ओके, 300 मिलियन का मतलब 3 करोड़ के आसपास। ठीक है, वो आते हैं, और उनमें से जो रेस जीतेगा पहला जो आएगा वहां पर, ठीक है, मतलब हम रेस जीतना मतलब हम उसको बोलेंगे कि वो जोना पेलुसिडा मेम्ब्रेन होती है बाहर की ओवम की, उसको पेनिट्रेट जो करेगा वो वाला फर्टिलाइजेशन कर पाएगा। बाकी फिर अब उसके बाद में ये कितनी भी आ जाए, अब वो इम्परमेबल हो जाती है मेम्ब्रेन के लिए, बाकी के स्पर्म्स के। ठीक है, तो 100% फर्टिलाइजेशन हो सके इसलिए एक ह्यूमन मेल को अबाउट 300 मिलियन स्पर्म के आसपास में, इतना काउंट के आसपास में उसको इजैकुलेट करना पड़ता है। ओके, असल में, और तब वहां पर वो फ्यूजन होगा। तो अब ये जो 300 मिलियन थे, इसमें जो गट्स वाले जो आप बात करें, इंस्टिंक्ट वाले जो बात कर रहे हैं, ठीक है, वो एक्सप्रेशन कैरेक्टर उसने कितना लर्न किया था, उसके जो है कि वो कितना जो है वो किस कंडीशंस में उसने क्या क्या सीखा था, और उसके बेसिस पर उसका जो अलील है, अब वो और उसके पास में उसके पेरेंट मतलब ग्रैंड पेरेंट्स से कैसे आया था किसी के पेरेंट के पास में, तो वो वाला अलील और इधर से फीमेल वाले गैमेट के पास में वो अलील कैसा आया है, फिर अभी इसमें से कौन सा वाला 300 मिलियन में से कौन सा फ्यूज हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा अब जाइगोट में क्या आएगा। ओके, और जो जाइगोट में आया अब वो उस बेबी के पास में सेल्स में आएगा उस तरह का कैरेक्टर एक्सप्रेस करने के लिए जीन। अब उस जीन का एक्सप्रेशन डिपेंड करेगा कि आप आगे वो और उसको कैसा इन्वायरमेंट दिया जा रहा है। अगर वो अच्छा मतलब उसके पास में अच्छा गट्स वगैरह वाले मतलब जो है कि उसको उसके पेरेंट जो है वो बहुत अच्छे से मतलब वहां पर इम्प्रेस कर सकते थे, उसके पास में बहुत अच्छा कैरेक्टर है, कोई अच्छा वाला कैरेक्टर है, सुपीरियर कैरेक्टर था उसके पेरेंट के पास में, और जाइगोट में भी सुपीरियर आ गया समझ लो। ओके, लेकिन उसको शुरुआत से ऐसी कंडीशन दे दी गई कि उसको सप्रेस ही करवाते गए, उसको कभी अपने आप को एक्सप्रेस करने की अपने आप को छूट नहीं मिली, कभी उसको कुछ ही नहीं। तो ये जो कैरेक्टर है वो डोमिनेंट होने के बावजूद भी कभी कभार एक्सप्रेस नहीं करेगा। ठीक है, आ समझ में? जब उसको बचपन से सप्रेस किया गया तो उसकी जो उसने जो एक्सपीरियंस सीखा है अब उसके बेसिस पर भी वो डिसीजन लेगा। तो ये कंट्रोल एक्शन होती है, केवल ऐसा नहीं कि कोई जीन आ गया तो हम वैसा ही वहां पर करते हैं। ठीक है, क्लियर? वो एक्सप्रेशन नॉट ओनली जीन की एक्टिवनेस पर एज वेल एज इन्वायरमेंट कैसा मिल रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। क्लियर बेटा? तो पेरेंट्स ओनली पेरेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होते कैरेक्टर के लिए, पेरेंट के साथ साथ में जो गैमेट में जो चेंज हो रहा है गैमेट बनते समय, क्योंकि गैमेट बनते समय पेरेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। पेरेंट का कंट्रोल तब तक है कि उनके पास उनके फादर से उनके ग्रैंड पेरेंट्स से जो है उनके पास में उनके पेरेंट्स से कैसा उनके पास में कैरेक्टर आया था, और उनके कैरेक्टर के पास में आने के बाद में उन्होंने क्या लर्न किया, ठीक है, क्या उनके पास में एक्सटर्नल कंडीशंस थी, ठीक है, और उस एक्सटर्नल कंडीशन के बाद में वो एक्सप्रेशन कैसा हुआ उनमें, और अब वो जब वो गैमेट बनेंगे तब वो गैमेट प्रोजेनेसिस पर उनका कंट्रोल ज्यादा नहीं,
ठीक है। अब वो अल्टरेशन, वो अलग अलग तरह के गैमेट बनेंगे और उस गैमेट में से कौन सा वाला गैमेट फ्यूज होगा। तो अगर अगर उनके पास में ऐसा जीन है कि जो होमोजाइगस डोमिनेंट है, मतलब वो प्योर जीन आया है, तो प्योर जीन आया है तो फिर उसको फिर अलील में अलील जो है प्योर वाला ही अलील जाएगा। और फिर जब ऐसे सुपीरियर मेल और फीमेल अगर है उस कैरेक्टर के लिए, और वो अगर सुपीरियर मेल और फीमेल अगर वहां पर पॉपुलेशन मैटिंग अगर करते हैं, जाइगोट बनाते हैं, तो फिर उस जाइगोट के भी सुपीरियर बनने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं उस कैरेक्टर के। ओके, इसलिए बहुत सारी चीजों में हम क्या करते हैं, ब्रीडिंग करवाते हैं, प्लांट की, एनिमल्स की, अगर हमको सुपीरियर प्रोजेनी चाहिए तो। ठीक है, इसके लिए उन कैरेक्टर में, पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए सुपीरियर पैरेंट को लिया जाता है ताकि जाइगोट भी सुपीरियर और वो जो बेबी है वो भी सुपीरियर बनने के चांसेस ज्यादा हो। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए सुपीरियरिटी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा दीक्षा? यस सर। ओके, चलो तो हम एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस को देख लेते हैं। ऑक्सीजनिक में ऐसा हुआ, एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस के एग्जांपल आप ले सकते हैं जैसे पर्पल सर्फल बैक्टीरिया। इनको याद रखना पड़ेगा आपको क्योंकि हम इनको फोटोसिंथेसिस वाले टॉपिक में भी पढ़ेंगे, इवन फिर से आपको वहां पर आता है। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, इनके एग्जांपल है। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में क्या होता है, ये सल्फर गैस को इवॉल्व करते हैं, ऑक्सीजन को इवॉल्व नहीं करते। तो जो ऑक्सीजन को इवॉल्व नहीं करेगा लेकिन लाइट की हेल्प से फूड प्रोड्यूस करेगा, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, उसको हमने कहा एनऑक्सीजन। एनऑक्सीजनिक का मतलब है जो ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं कर रहा है। तो ये क्या करते हैं, ये CO2, अब ये N वाली इक्वेशन ले रहा हूं मैं, हाँ, CO2 को लेकर के H2S यहाँ पर यूटिलाइज करते हैं। अब देखो यहाँ पर H2O नहीं है, ठीक है, तो इससे आपको एक पॉइंट और क्लियर हो जाता है फोटोसिंथेसिस वाला, कि ये जो ऑक्सीजन आता है फोटोसिंथेसिस में हमेशा, तो ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑलवेज कम्स फ्रॉम वाटर। वाटर। वेरी गुड, ठीक है, ये ध्यान रखो आप। CO2 से ऑक्सीजन नहीं बनता, CO2 से कार्बोहाइड्रेट बनेगा, मतलब CO2 का रिडक्शन होगा, ऐसा हम पढ़ेंगे, लेकिन H2O का ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीजन इवॉल्व होगा। ठीक है, तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन ऑलवेज कम्स फ्रॉम वाटर। ठीक है, और यहां पर वाटर नहीं है इसलिए यहां पर ऑक्सीजन नहीं निकलेगा। तो ये फोटोसिंथेसिस हो रहा है बट यहां पर वाटर नहीं यूज हो रहा है। HNU मतलब सनलाइट। ओके, ये क्लोरोफिल, क्योंकि जिसके पास में क्लोरोफिल होगा या क्लोरोफिल लाइक पिगमेंट होगा वही क्या कर पाएगा, लाइट को ट्रैप कर पाएगा। ठीक है, याद रखना यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए होता है। तो क्लोरोफिल ए या फिर क्लोरोफिल ए लाइक कोई कंपाउंड होना चाहिए तभी सनलाइट को ट्रैप किया जा सकता है। तो ये CO2 H2O से क्या बना लेता है, CH2O। ओके, ये जो O है वो कहां से आ रहा है, CO से, इसके अंदर का। ठीक है, फिर यहां पर S2, ठीक है, या तो ये S2 निकालेगा या सल्फर के ऑक्साइड, SOX लिख देता हूं मैं। X इज इक्वल टू आप वहां पर 1 2 3 लिख सकते हैं। ओके, SO2 H2O3 ऐसे सल्फर के ऑक्साइड अगर लिख दो तो लिख देता हूं, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, H2O3, ठीक है, H2SO4। तो ये यहाँ पर सल्फर के ऑक्साइड ऐसे एक्सेट्रा सब लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट बनने के लिए। यहाँ पर आप यहाँ पर अगेन वही N 2N N NS2, ठीक है, यहाँ पर आप रिप्रेजेंट करेंगे वहां पर। ठीक है, तो ये रिएक्शंस में क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या जाएंगे, यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है
वो सल्फर रिलीज करेंगे या सल्फर के साथ में ऑक्साइड बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर H2O नहीं था, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं निकला, ये आपको ध्यान देना है। इसलिए कोई भी फोटोसिंथेसिस हो, ऑलवेज ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये आपको ध्यान रखना है। अगर वाटर नहीं यूटिलाइज हो रहा है उस रिएक्शन में, सबस्ट्रेट में नहीं दिख रहा है वाटर, तो आपको ऑक्सीजन भी नहीं दिखाना है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। क्लियर बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपकी फिजिक्स की क्लास कितनी बजे बेटा? 8:35 ओके, तो मेरी भी 8:35 को दूसरी क्लास है। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया में सेकंड वाला बता देता हूँ जल्दी से आपको। ये हो गया फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ओके, तो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? यस सर। Good. सेकंड वाला ऑटोट्रॉपिक में कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ओके, कीमो मतलब केमिकल से रिलेटेड, और ऑटोट्रॉप तो आपको पता ही है कि जो खुद का फूड सिंथेसाइज करेगा उसको हम ऑटोट्रॉप बोलते हैं। तो दोज ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया या दोज बैक्टीरिया which prepare their own food with the help of proton, electron produced by oxidation of few or particular chemical, few special chemicals without sunlight। अब कोई अगर इतना ना लिखे तो कोई पूछ सकता था सर कि हम वहां पर भी तो वाटर का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, वहां पर भी ऑक्सीडेशन करना किसी का भी मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है ना। कोई अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो रिड्यूस हो जाता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो वाटर ने भी वैसे ही किया था। वाटर लाइट की प्रेजेंस में क्या कर रहे थे, 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन एंड हाफ O2 देते हैं, ठीक है। ये लाइट की प्रेजेंस में ऐसी रिएक्शन हम पढ़ते हैं। एक H2O से आधा ऑक्सीजन निकल रहा है, आधा मॉलिक्यूल। इसीलिए तो जब हम इसको 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सबको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 प्रोटॉन 24 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड 12 इंटू हाफ O2 मतलब 6 O2, ठीक है। और 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे सबको तो 24 प्रोटॉन 24 इलेक्ट्रॉन एंड 6 O2 12 H2O से। इसलिए हमने वहां पर लिखा था 6 CO2 प्लस 12 H2O, और फिर उधर प्रोडक्ट में लिखा था कि एक बाय प्रोडक्ट बन रहा है 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, क्योंकि एक H2O का लाइट में डिसइंटीग्रेशन होता है तब ऑक्सीजन का आधा ही मॉलिक्यूल बन सकता है। और आधा मॉलिक्यूल मतलब किसी गैस का आधा मॉलिक्यूल कुछ प्रैक्टिकली नहीं होता, ठीक है। इसलिए इसको फुल मॉलिक्यूल बनाना पड़ेगा, कंप्लीट मॉलिक्यूल बनाना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। इसलिए 12 H2O 6 O2 यहाँ पर, ठीक है।
वो तो एक सिंगल वाले के लिए क्या रिएक्शन होती है वैसा बताया मैंने ब्लू कलर में, लेकिन रेड में जो लिखा है वो आपको ध्यान देना है, ठीक है, कि प्रोडक्ट के साथ में रेड वाला तो 12H2O, 24 प्रोटॉन, 24 इलेक्ट्रॉन एंड 6 O2। तो ये H2O का ऑक्सीडेशन हुआ। हमने क्यों कहा ऐसा कि H2O ऑक्सीडाइज होकर के ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो जो कोई प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जैसे ये ब्लैक वाला मार्कर है मेरे पास, इसके पास में कैप है मतलब ये रिड्यूस है अभी, इसकी मतलब इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, कैप है मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, ऐसा समझ लो आप, ये रिड्यूस्ड है अभी, ओके। लेकिन जैसे इसमें से कैप निकाल दी मैंने, मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो अब ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, ठीक है, ऐसा समझो। तो कोई अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन लेगा या उसके पास में है ऑलरेडी, तो वो क्या है, रिड्यूस्ड, या फिर ले रहा है तो रिड्यूस हो जाएगा। और अगर वो डोनेट करेगा, दे देगा, या उसमें से निकल चुके हैं तो मतलब वो ऑक्सीडाइज हो चुका है, या फिर अगर वो डोनेट कर रहे हैं तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। तो H2O अपने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निकाल देता है ऑक्सीजन बनाते समय, तो H2O का ऑक्सीडेशन हुआ, ऐसा बोलते हैं। तो लाइट में H2O से इस तरह से बनता है जनरली, तो लाइट इस तरह से H2O या H2S ऐसे केमिकल्स को ऑक्सीडाइज कर सकती है, लेकिन फिर वो फोटो ऑटोट्रॉपिक कंडीशन हो जाती है। हम कीमो ऑटोट्रॉपिक कह रहे हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जो बिना लाइट की भी प्रेजेंस के क्या हो सकते हैं, यहाँ पर इस तरह के एक्शन, जैसे जो आयरन बैक्टीरिया होते हैं उनमें से बहुत सारे क्या होते हैं, फेरस हैं, ओके, फेरस तो फेरिक में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब ऐसे, तो ऐसे अलग अलग Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, ओके। तो आपको पता है, आप इतना पढ़ते ही हो कि इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, तो मतलब इन दोनों में देखा जाए तो ये ऑक्सीडाइज सॉरी ये रिड्यूस्ड है, इसके पास में इलेक्ट्रॉन था, Fe2 पॉजिटिव ऐसा था, इसमें से हमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो अब ये Fe3 पॉजिटिव बन गया, और इलेक्ट्रॉन जिसका निकला वो क्या हो जाता है, रिड्यूस, ओके। तो इस रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यहाँ से जो निकलते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, उस CO2 को रिड्यूस करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाएगा CO2 के पास में, तो जो भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वो रिड्यूस हो जाएगा। तो CO2 ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को रिसीव करते हैं और वो क्या हो जाते हैं, रिड्यूस कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया में ऐसी रिएक्शंस होती है जिनमें बिना लाइट की प्रेजेंस में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, CO2 को रिड्यूस करते हैं, ओके। आज में तो वहां पर ये जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है अब मतलब ऐसे, और ये CO2 के पास में जाएंगे और फिर कार्बोहाइड्रेट बनाने की प्रोसेस परफॉर्म करेंगे, क्लियर। तो CO2 का रिडक्शन होगा। अब यहाँ पर किसी को लग रहा है कि सर यहाँ पर हाइड्रोजन भी आ रहा है एक्स्ट्रा, ठीक है, तो ये वाली जो प्रोसेस मैंने आपको एक सिंपली बताई है, यहाँ पर जो है इस तरह के मॉलिक्यूल्स वहां पर पार्टिसिपेट करते हैं। एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर लिया कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो ऐसे आप बहुत सारे ले सकते हैं, जैसे HNO2, ठीक है, HNO3, तो ये HNO2 HNO3 क्या है, वो वहां पर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निकालेंगे डायरेक्टली, ठीक है, इससे ये HNO2 नाइट्रस एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक है। अब ये जब अपने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो हाइड्रोजन भी होगा ना इसमें से, ठीक है। तो अब ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर CO2 को, तो ऐसे अलग अलग बैक्टीरिया के एग्जांपल है, मतलब ठीक है, जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और उनके प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन CO2 को रिड्यूस करेंगे, तो यहाँ पर लाइट की जरूरत ही नहीं पड़ रही है और CO2 कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ऑटोट्रॉप का मतलब है कार्बोहाइड्रेट बनेगा, ये आपको ध्यान देना है। फिर अगर वो सनलाइट की हेल्प से बन रहा है तो फोटो ऑटोट्रॉफिज्म हो रहा है। बिना सनलाइट की हेल्प से केमिकल अपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बिना सनलाइट की प्रेजेंस में वहां पर डोनेट कर रहे हैं CO2 को रिड्यूस करवाने के लिए, तो वो कीमो ऑटोट्रॉफिज्म है। ओके बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका। डन? यस सर। Yes, sir. ओके गुड, ठीक है। तो यह फोटो मतलब ये ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया से रिलेटेड हम न्यूट्रिशन का टाइप हो गया बेटा कंप्लीट। नेक्स्ट कल के दिन हम पढ़ेंगे अब हेट्रोट्रॉफिज्म के बारे में बैक्टीरिया में, ओके। उनके जो डिफरेंट हमने पैरासिटिज्म, डिकम्पोजर, ठीक है, कीमोहेट्रोट्रॉपिज्म एंड सिम्बायोसिस, इनके बारे में कल पढ़ेंगे। ओके बेटा, टेक केयर, बाय।
कल मिलते हैं। बाय सर। बाय सर। बाय बाय सर। बेटा। बाय बेटा। बाय बेटा। बाय